अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर है क्लास 9th, उसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। A stone is tied to string is whirling in circle. What is the direction of its velocity at any instant? अच्छा जी, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि एक जो पत्थर है वो हमने एक धागे के साथ बांधा हुआ है और उसको हम सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, और अब हमने ये बताना है कि हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। लेकिन जब एक पत्थर सर्कल में मूव कर रहा हो तो उसकी जो वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, और वही पत्थर की वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो आपकी एक्सेलरेशन है वो उसको टुवर्ड सेंटर रखती है, जिसकी वजह से वो सर्कल में घूमने लग जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपको इसका आंसर मैं शो कर देता हूँ स्लाइड पे, तो ये आप देख लें। अब ये क्वेश्चन जरा आप रीड आउट करें इसको, आंसर को। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग, ठीक है, व्हिर्लिंग इन सर्कल चेंज कंटिन्यूसली। हर पॉइंट पे जो होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। और किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपने बतानी है वो हमेशा क्या होगी, टेंजेंट के सर्कल के टेंजेंट पे होगी, मतलब कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही होगी। तो ये आप डायग्राम से देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है डिफरेंट है, और वो उसकी जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड पे है और वो सर्कल के टेंजेंट है। अच्छा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2। In a park, children are enjoying a ride on big wheel as shown. अच्छा, what kind of motion is big wheel has and what kind of motion the rider have? अच्छा जी, ये आपके सामने बिग व्हील है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बताना है कि जो बिग व्हील है इसकी डायरेक्शन, इसका मोशन क्या है, और इसी तरह जो राइडर इसके ऊपर बैठे हुए हैं उनका जो मोशन है वो क्या है। तो याद रखिए कि जो आपका बिग व्हील है ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, ठीक है, अपने सेंटर के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर सेंटर के इर्द गिर्द रोटेट करे तो उसका जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, रोटेशनल मोशन होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो अब दूसरा आपका जो केस है राइडर्स का, अब देखें राइडर्स के दो मोशंस हैं, उनको ज़रा समझ लीजिए। देखें राइडर, आप एक राइडर कोई भी इनमें से किसी को आप अपने माइंड में फिक्स कर लें। अब देखें उसका हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या है, उस राइडर की चेंज हो रही है। कभी वो टॉप पे होगा, कभी वो बॉटम पे होगा, कभी लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे। तो ऐसा मोशन जिसकी हर टाइम जो है उसकी अपनी पोजीशन चेंज हो रही हो तो वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ठीक हो गया। अब जो दूसरा जो मोशन है वो कौन सा है, वो देखें जो बॉडी मूव, जो राइडर बैठा हुआ है वो किस तरह मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, वो सर्कल में मूव कर रहा है, वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द तो मूव नहीं कर रहा ना, वो खुद बेसिकली एक सर्कल में मूव कर रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा और दूसरा इसका ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। A boy moves for some time. Give two situation in which the displacement is zero but cover distance is not zero. अच्छा जी, दो आपकी सिचुएशंस लेनी है आपने और उसमें आपने डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो बताना है और जो आपका कवर डिस्टेंस है वो उस टाइम ज़ीरो ना हो। तो याद रखें कोई भी जो सर्कुलर शेप, जैसे कोई भी क्लोज शेप हो, सर्कुलर होगी, स्क्वायर होगी, ट्रायंगल होगी, इसमें जब आप मूव करते हैं एक पॉइंट से और वापस उसी पॉइंट पे दोबारा पहुंच जाते हैं तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने जिस पॉइंट पे थे एट द एंड दोबारा भी आप उसी पॉइंट पे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस तो आपने कवर किया है, एक पूरा सर्कल आप मूव करके उस पॉइंट पे पहुंचे हैं, तो वो आपका कवर डिस्टेंस होगा। लेकिन जब आपकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, मतलब कि चेंज आप करके पोजीशन को दोबारा उसी जगह पे आ गए, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस है वाइब्रेशनल मोशन, ले लेते हैं हम। देखें एक अगर बच्चा है कुछ वाइब्रेशन, जैसे एक स्विंग में बैठ जाए, ठीक है, तो वो कभी टू जाएगा, कभी फ्रो की तरफ आगे जाएगा, पीछे जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ही
लाइन के इर्द आगे पीछे मूव करता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो झूले से उतरेगा तो वो फिर उसी पॉइंट पे आ जाएगा जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट लिया था। तो फिर डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन जो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, इस तरह से जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये आपके दो केसेस हो गए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अच्छा, इसको रीड करते हैं। Is it possible to accelerate an object without speeding it up or slowing it down? अच्छा, अब वो ये पूछना चाह रहा है कि कोई ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए कि वो ना तो स्पीड ज़्यादा करे अपनी, ना तो स्पीड कम करे, मतलब कांस्टेंट स्पीड में रहे और उसमें से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल है? तो यस इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, वो पॉसिबल कैसे है? देखें, लीनियर जो मोशन होते हैं उसके लिए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आएगा, तब भी तो एक्सेलरेशन आएगी। तो ये केस तो हम लीनियर मोशन के लिए नहीं रख सकते, उसमें तो ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो सर्कुलर मोशन होते हैं, जैसे देखें एक फैन घूम रहा है तो एक वो कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, तो जो भी आपके सर्कुलर मोशंस होते हैं, जितने भी सर्कुलर मोशन हैं, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और उस टाइम पे जो स्पीड होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो जैसे आप फैन की एग्जांपल ले लें कि एक ही स्पीड से उसके इर्द गिर्द सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, या आप एक पत्थर बांध लें और उसको घुमाना शुरू कर दें। ठीक है, एक ही स्पीड के साथ आप उसको घुमाते रहें तो वो घूमता रहेगा। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये केस सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ कार मूविंग टुवर्ड राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट? तो एक जो कार है वो मूव कर रही है राइट साइड पे, मतलब आगे की तरफ जा रही है। लेट्स सपोज जो एक्सेलरेशन है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट आए, तो ऐसा हो सकता है? तो यस इट इज़ पॉसिबल। अब वो पॉसिबल किस तरह, वो ज़रा आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि एक्सेलरेशन कब आएगी। देखें, जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगा एक्सेलरेशन आ जाएगी। जैसे गाड़ी लेट्स सपोज पहले 10 की स्पीड से जा रही थी, अब 20 की स्पीड से गई, तो उसमें क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर गाड़ी 20 की स्पीड से चल रही है, अब वो 10 पे आ गई है, तो इसमें भी क्या आया? चेंज आया, तो इधर भी एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब याद रखें, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उस गाड़ी के पैरेलल कब होगी और उस गाड़ी के ऑपोजिट कब होगी, ये चीज़ समझने की है। याद रखें, जब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो सारी बात है एक्सेलरेशन उसके पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी और वो गाड़ी की ही डायरेक्शन में होगी। लेकिन अब गाड़ी की स्पीड कम हो गई है, तो गाड़ी की स्पीड कम होने से अब जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो गई है। जैसे पहले गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 30 थी, अब 20 हो गई है, तो इसकी एक्सेलरेशन में कितना फर्क आया है? -10। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगी वो टुवर्ड ऑपोजिट, गाड़ी के ऑपोजिट होगी। गाड़ी राइट साइड पे है तो वो लेफ्ट पे होगी, अगर गाड़ी लेफ्ट पे है तो वो राइट पे होगी। तो याद रखें, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा गाड़ी के ऑपोजिट ही वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 6, with the help of daily life examples tell the situation in which acceleration is in the direction of motion। तो ये हमारे पास 3 केसेस हैं। पहला केस ये कि एक्सेलरेशन क्या हो, आप उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में मोशन है। ये आप कोई भी एग्जांपल ले लें। ठीक है, गाड़ी की एग्जांपल ले लें। ठीक है, जैसे अब गाड़ी जो है मूव किए जा रही है। ठीक है, लेकिन गाड़ी की स्पीड में क्या आ रहा है? इंक्रीज हो रही है। 10 हुई, 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई। तो गाड़ी की स्पीड अगर बढ़ती जा रही है तो उसकी जो एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस होगी वो उसी की डायरेक्शन में होगी, इसलिए गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो केस ए आप देखें, एट द स्टार्ट
द कार इज स्टेशनरी, अब गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई है। देन बिगन्स टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। अब इससे क्या हुआ, गाड़ी रेस्ट में थी, अब मोशन में आई, तो क्या हुआ, उसमें चेंज आया, अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एज द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेज, जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड इंक्रीज करेगी तो वहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और वो उसी ही की डायरेक्शन में होगी। अब जो हमारे पास दूसरा केस है उसमें हमने ये बताना है एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के अगेंस्ट हो। ठीक है, अगर गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी हो कि वो गाड़ी को रोके। ठीक है, अब जैसे देखें एक ट्रेन जो है वो ब्रेक अप्लाई करती है, तो उसकी स्पीड पहले 60 पे थी, ब्रेक अप्लाई करने से उसकी स्पीड 40 पे आ गई, 30 पे आ गई, तो इससे जो क्या हुआ, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो जब गाड़ी की स्पीड कम होगी तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसी वजह से तो गाड़ी की स्पीड कम हुई ना। तो एक्सेलरेशन जो है याद रखें, गाड़ी की स्पीड कम भी करता है, ज़्यादा भी करता है। जब उसकी डायरेक्शन में होगी एक्सेलरेशन तो उस चीज़ की स्पीड बढ़ेगी, और जब उसकी डायरेक्शन में नहीं होगी, ऑपोजिट में होगी, तो फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। तो ये दूसरा केस आ गया। अब तीसरा केस आपका इधर मेंशन तो नहीं है, लेकिन वो देख लें कि एक्सेलरेशन इज ज़ीरो लेकिन बॉडी मोशन में हो। तो ऐसा कौन सा केस है कि भाई एक्सेलरेशन तो नहीं है उसमें लेकिन बॉडी मोशन में है। तो याद रखें एक्सेलरेशन के नाम से फौरन आपके जहन में आ जाए चेंज इन वेलोसिटी। देखिए अब एक गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, 40 की स्पीड से चल रही है, तो उसकी स्पीड में तो चेंज आ ही नहीं रहा, लेकिन मोशन में तो वो है ना, 5 मिनट से 40 की स्पीड से चल रही, तो 5 मिनट से किस में है, मोशन में तो है ना, लेकिन चेंज नहीं आ रहा। जब चेंज नहीं आएगा तो वहां पे एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो ये आपका तीसरा केस है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 9, conceptual question. If two stones of 10 kg 1 kg are dropped from 1 kilometer high tower, which will hit the greater velocity, which will hit the ground first? Neglect the air resistance. अब देखें, दो पत्थर आप ड्रॉप करेंगे एक टावर से जिसकी हाइट 1 किलोमीटर है, तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? देखिए, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट ना करें, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को अगर आप नेग्लेक्ट कर दें, हम पहले दूसरा केस करते हैं कि भाई हम जो है एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, तो एयर रेजिस्टेंस का इसमें इंटरफेरेंस होगी। तो ज़ाहिर बात है जिसका मैथ ज़्यादा है उसमें उसकी इंटरफेरेंस क्या होगी, कम होगी। तो इंटरफेरेंस जब उसकी कम होगी तो वो फिर ज़्यादा स्पीड के साथ ग्राउंड को हिट करेगी और पहले भी पहुंचेगी।
और जो 1 kg वाला है उसका मैस कम है, ठीक है, मैस कम है तो अंडरस्टूड है कि उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, और वो ग्राउंड भी में हिट करेगा, बाद में करेगा, ठीक है, जब आप एयर रेजिस्टेंस को एज अ इंटरफेरेंस के तौर पे लें। लेकिन अगर आप केस में ये लिख देते हैं कि भाई एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, कि मतलब कि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है, तो फिर याद रखें कि जो आपकी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, और सॉरी एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होगी, 9.8 होगी दोनों के लिए, ठीक है। जब वो दोनों के लिए सेम एक्सपीरियंस हो रहा होगा दोनों को, उसको भी 9.8 एक्सपीरियंस होगा, 1 kg वाले को भी 9.8 ही एक्सपीरियंस होगी, तो ज़ाहिर बात है फिर दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे और दोनों सेम स्पीड के साथ ही हिट करेंगे ग्राउंड को, ठीक है। तो ये आपका केस था, ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, सॉरी 10। अच्छा, 1 kg steel ball is dropped from rest and another is thrown downward with velocity which have greater acceleration, ठीक है। अब देखें, एक बॉल आपने ड्रॉप की है जो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे थी, और जो दूसरी जो है एक आपने थ्रो की है, ठीक है। जब आप थ्रो करें तो जारी बात है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, और जो दूसरी फर्स्ट बॉल थी उसकी कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो आपने ये बताना है कि किसके पास किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है। देखें, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो दोनों पे कितनी होगी, 10 होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ठीक है। तो मतलब कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो उनको अपनी तरफ खींच रही है वो दोनों के ऊपर तो क्या लग रही है, सेम लग रही है, ठीक है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई फलां की एक्सेलरेशन ज़्यादा है या फलां की ज़्यादा है, तो इस पे एक्सेलरेशन का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है सेम ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आप पढ़ ले, जो नेट रिजल्ट है इसका कि जो स्टील बॉल है, ठीक है, जो रेस्ट से हमने ड्रॉप की है, और जो स्टील बॉल जो हमने ऊपर से नीचे फेंकी है, इन दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी।